रात के 11 बजे का समय था। राहुल अपनी बाइक को रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए दौड़ाए जा रहा था कि तभी उसकी बाइक एक ब्रिज पर अचानक रुक गई। राहुल गुस्से से बाइक से उतरते हुए बोला, ओह शिट! अब ये बाइक को क्या हो गया? तभी राहुल के कानों में किसी लड़की की आवाज टकराई। आपकी बाइक खराब नहीं हुई, बल्कि बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए हैं। राहुल ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की ब्लैक नाइटी पहने हुए खड़ी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन है आप? और इतनी रात गए इस ब्रिज पर अकेली क्या कर रही हैं? मैं अक्सर तुम्हारे जैसे नौजवान की तलाश में यहाँ खड़ी होती हूँ। और वो किस लिए? मुझे नए नए दोस्त बनाना पसंद है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अचानक उस लड़की ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा मुझसे क्लोज हो रही हैं? राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गईं और उसके चेहरे की खाल जली हुई चमड़ी में परिवर्तित हो गई। उसके हाथों के सुंदर नाखून किसी शिकारी भेड़िए जैसे नाखूनों में परिवर्तित हो गए। राहुल कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? उस भयानक बला ने अपने पंजे राहुल के सीने में काट दिए। राहुल एक जोरदार चीख के साथ उस ब्रिज पर शांत होकर गिर पड़ा। अगली सुबह इंस्पेक्टर अभिमन्यु हवलदार भानु के साथ राहुल की लाश का मुआयना कर रहे थे। हवलदार इंस्पेक्टर अभिमन्यु से बोला, सर, मुझे लगता है कि ये काम किसी भूत प्रेत का है। अपनी बकवास बंद करो हवलदार। तुम हवलदार हो, कोई तांत्रिक नहीं। इस लड़के की लाश को गौर से देखिए। इसके सीने से किसी ने कितनी बेदर्दी से दिल निकाल लिया है। इसका दिल निकालकर किसी को क्या मिलेगा? हो सकता है कि इस लड़के की किसी से दुश्मनी हो और वो दुश्मन इससे बेइंतहा नफरत करता हो। बहरहाल, मैंने अपने करियर में इतना खौफनाक मर्डर कभी नहीं देखा। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और इसके परिवार वालों को इत्तला कर दो। शाम तक राहुल की लाश को उसके घर पहुंचा दिया गया। राहुल की लाश को देखकर उसके दोस्त पूजा, सैंडी और शिवम बुरी तरह से घबराए हुए थे। वो तीनों तुरंत राहुल के घर के बाहर आ गए। ओह माय गॉड! राहुल की बॉडी को देखकर लगता है जैसे कि उसके शरीर की एक एक बूंद किसी ने निचोड़ ली हो। अरे राहुल की लाश उसी ब्रिज पर मिली है पूजा। कहीं राहुल का मर्डर उसने ही तो नहीं किया? तभी शिवम गुस्से से सैंडी की ओर देखता हुआ बोला, बकवास मत करो। हमने कहा था ना कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। शिवम सही कह रहा है सैंडी। तुम भूल से भी उस ब्रिज की ओर मत जाना, नहीं तो पुलिस बेवजह हम पर शक करेगी। मगर सैंडी, जो कि बहुत डरा हुआ था, उन सब की बात का जवाब दिए बगैर अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया और अपने घर पर जाकर बड़बड़ाता हुआ बोला, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राहुल की हत्या जिस तरह से हुई है, इस तरह की हत्या तो सिर्फ वही करती थी। मुझे इस बार ब्रिज के पास जाकर देखना चाहिए। सैंडी रात के समय अपनी बाइक लेकर सीधा उसी ब्रिज के पास चला गया। ब्रिज के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक ब्रिज के नीचे पानी के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। पानी के अंदर से ये कैसी आवाज आ रही है? तभी पानी के अंदर से एक बेहद भयानक दिखने वाली लड़की बिजली की रफ्तार से उछलती हुई निकलकर सैंडी के सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? घबराओ मत सैंडी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो फिर मेरा काम कौन करेगा? इतना बोलकर वो भयानक लड़की एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। लड़की को देखकर सैंडी हैरत से बोला, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। इतना बोलकर उस सुंदर लड़की का चेहरा फिर से भयानक लड़की में परिवर्तित हो गया। अचानक उसने अपने भयानक पंजे सैंडी के सीने में काट दिए। सैंडी चीखता हुआ ब्रिज पर गिर पड़ा, मगर अगले ही वो उठकर खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह शैतानियत झलक रही थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा है। तो फिर जाओ, मेरे लिए नया शिकार ढूंढ कर लेकर आओ।
सैंडी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और उस दिन के बाद उस ब्रिज पर रोज एक नई लाश मिलने लगी जिनके सीने का दिल गायब होता। शाम के समय पूजा और शिवम डरे हुए एक कैफे में बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रहा कि आखिर निर्दोष लोगों को कौन मार रहा है। तुमने शायद एक बात नोट नहीं की शिवम, कि सैंडी कितने दिनों से हमसे मिलने नहीं आया। याद आया, कल सैंडी मुझे मिला था। मैंने उसे आवाज लगाई, मगर उसने मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं। मुझे लगता है हम दोनों को सैंडी के घर जाकर उससे मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो बहुत घबराया हुआ हो। तुम सही कहती हो, चलो चलते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों सैंडी के घर पे थे, मगर सैंडी घर से गायब था। उसका बड़ा भाई डैनियल उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों इस समय? हम सैंडी से मिलने आए हैं। सैंडी कहाँ है? अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। मैं तुम दोनों के पास ही आने वाला था। क्या मतलब? पिछले कुछ दिनों से सैंडी अजीब बर्ताव कर रहा है। वो रातों में अक्सर गायब रहता है और दिन भर सोता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। डैनियल की बात सुनकर पूजा और शिवम घर से बाहर आ गए। पूजा शिवम की ओर देखकर बोली, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि ये हत्याएं कोई और नहीं बल्कि वो साइको कर रही है। पागल हो गई हो क्या? वो मर चुकी है। लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो शिवम, मरने से पहले वो काला जादू करने में माहिर थी। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही किसी साधु या तांत्रिक से मिलना चाहिए। मैं एक साधु को जानता हूँ। कहते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो शहर में नहीं रहते, बल्कि शहर से थोड़ी दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तो फिर हमें उनसे तुरंत मिलना चाहिए। लगभग 1 घंटे के बाद पूजा और शिवम झोपड़ी के अंदर खड़े हुए थे। झोपड़ी के अंदर एक साधु अपनी आंखें बंद किए हुए तपस्या में लीन थे। अचानक साधु अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की ओर देखते हुए बोले, कौन हो तुम? हमारी मदद कीजिए साधु बाबा। कैसी मदद? आप तो जानते ही हैं कि ब्रिज के पास रोज एक नई लाश मिल रही है। जानता हूँ, कोई डायन निर्दोष और मासूम लोगों को मार रही है। साधु महाराज, कुछ दिनों पहले की बात है। हमारे कॉलेज की दिव्या नाम की लड़की, जो कि एक साइको थी, हमारे क्लास में ही पढ़ती थी। दिव्या जिससे भी दोस्ती करती, अगले दिन वो लापता हो जाता और फिर कभी भी नहीं मिलता। हमें दिव्या पर कुछ शक हुआ और हम दिव्या पर नजर रखने के इरादे से दिव्या के घर पर पहुंच गए। घर के अंदर का दृश्य देखकर हम सब बुरी तरह से डर गए। हमने देखा कि दिव्या के कमरे के अंदर इंसानी लाशें और उनके दिलों का ढेर लगा हुआ था और वो कोई तंत्र क्रिया कर रही थी। और हम सब डर की वजह से वहाँ से भाग गए। हम अपनी कार से ब्रिज तक पहुँचे ही थे कि तभी हमारे पहुँचने से पहले दिव्या हमें खड़ी हुई घूर रही थी। डर की वजह से हमने तेज रफ्तार से अपनी कार दिव्या के ऊपर चढ़ा दी और दिव्या की मौत हो गई। हमने उसकी लाश ब्रिज के पानी में फेंक दी। फिर कुछ दिनों के बाद जब राहुल की हत्या हुई, तब हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरह से लाशें मिल रही हैं और जिस तरह से मेरे दोस्त सैंडी में जो बदलाव आया है, हमें लग रहा है कि ये सब कुछ दिव्या ही कर रही है। शिवम की बात सुनकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक वो अपनी आंखें खोलकर चीखते हुए बोले, बेवकूफ लड़के, तेरा दोस्त सैंडी तो कुछ दिन पहले ही मर गया है। वो डायन उसका इस्तेमाल कर रही है। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर साधु उन दोनों को उसी ब्रिज के पास ले गया और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही ब्रिज के नीचे पानी के अंदर से बिजली की रफ्तार से समुद्री और वो भयानक उछलते हुए उन ब्रिज के सामने आकर खड़े हो गए। सैंडी का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर पूजा के गले में से एक जोरदार चीख निकल गई। अचानक वो भयानक लड़की दिव्या के रूप में परिवर्तित होकर शिवम की ओर घूरती हुई बोली, मैं इतनी आसानी से संसार से जाने वाली नहीं हूँ। मैंने अपनी आत्मा शैतान को पहले ही सौंप दी थी और अब मैं तुझे मारकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। तूने अपनी आत्मा शैतान को जरूर सौंप दी है, लेकिन तेरा शरीर इस वक्त मेरे सामने है और बगैर शरीर के
शैतान कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर सैंडी और दिव्या के ऊपर फेंक दी। अचानक उन दोनों के शरीर में भयानक आग लग गई। कुछ देर में फिर दोनों धुआं बनकर ब्रिज के पानी के अंदर समा गए। पानी के अंदर एक तेज धमाका हुआ और सब तरफ सन्नाटा छा गया। साधु दोनों की ओर देखकर बोला, काश तुम ये बात मुझे पहले बता देते, तो ना जाने कितने लोग इस चुड़ैल का शिकार होने से बच जाते। इतना बोलकर साधु चला गया और इस दिन के बाद से रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला खत्म हो गया।